बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक हम वीक 13 में फंक्शंस को डिस्कस करते आए हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके हैं फंक्शंस के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम एक प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे जिसमें हम विदाउट फंक्शन पहले कोड लिखेंगे और फिर हम देखेंगे कि आखिर उस प्रोग्राम में से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम फंक्शंस के थ्रू लिख सकते हैं। तो हमारे पास स्टेटमेंट कुछ यूँ है जहाँ पे हमने टोटल मार्क्स इनपुट करने हैं और साथ में ऑब्टेन्ड मार्क्स इनपुट करने हैं दो सब्जेक्ट्स के लिए जो कि पीएफ और डीएस हैं। वाइल टेकिंग टोटल मार्क्स एज इनपुट, जब हम इनपुट ले रहे होंगे टोटल मार्क्स को, हमने इंश्योर करना है इस बात को कि जो टोटल मार्क्स हैं दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 100 एंड ग्रेटर देन 30, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 इंक्लूडिंग 30 एंड 100। इफ टोटल मार्क्स एंटर्ड आर ग्रेटर देन 100 और लेस देन 30, यानी अगर आपके पास या तो 100 वाली कंडीशन वायलेट होती है या 30 वाली कंडीशन वायलेट होती है, हमने मार्क्स दोबारा से एंटर करवाने होंगे। सेम हमारे पास जब हम ऑब्टेन्ड मार्क्स में इनपुट लेंगे तो हमें इंश्योर करवाना है कि ऑब्टेन्ड मार्क्स आर लेस देन इक्वल टू टोटल मार्क्स। ऑब्वियस बात है, अगर मेरे पास 70 मार्क्स हैं किसी सब्जेक्ट के तो कोई स्टूडेंट अगर मार्क्स लेगा वो 70 से ज़्यादा नहीं ले सकता। एंड आर नॉट नेगेटिव, तो 0 से कम भी नहीं होने चाहिए, यानी मिनिमम जो मार्क्स लेगा वो कितने होंगे, 0 होंगे। तो हमने इस स्टेटमेंट का कोड कुछ यूं लिखा जहां पे हमारे पास कुछ वेरिएबल्स बन गए, पीएफ टोटल, डीएस टोटल, पीएफ ऑब्टेन्ड, डीएस ऑब्टेन्ड के नाम से। फिर हमने इस मार्क्स में इनपुट लिया। अगर मैं इमेजिन करें कि मेरे पास मार्क्स एंटर किए 20, अब ये वैलिड मार्क्स नहीं है, 20 इज लेस देन 30, यस ट्रू। दोबारा से मार्क्स इनपुट किए जाएंगे। लेट से मैंने मार्क्स दिए 110, तो चेक होगा क्या 110 ग्रेटर देन 100 है, यस ट्रू। और के केस में दोनों में से कोई एक चीज़ भी ट्रू हो जाए तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी, तो फिर इसमें इनपुट लेगा। अगर मैंने मार्क्स दे दिए 80, तो अब ये वैलिड है। 80 इज लेस देन 30 फॉल्स, 80 इज ग्रेटर देन 100 फॉल्स, लूप से बाहर। इसी सेम यही लॉजिक हमारे पास डीएस टोटल के ऊपर अप्लाई होगी। फिर अगर मैं ऑब्टेन्ड मार्क्स इनपुट लूंगा तो ऑब्टेन्ड मार्क्स मैंने क्या कहा था कि नेगेटिव नहीं होने चाहिए, लेस देन 0 नेगेटिव होंगे और टोटल से ग्रेटर नहीं होने चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू होती है, या वो नेगेटिव है या वो टोटल है, तो इसका मतलब है वो मार्क्स इनवैलिड हैं, हमें उन मार्क्स को दोबारा से इनपुट लेना होगा। और सेम इसी तरीके से हमने डीएस ऑब्टेन्ड के लिए लिखा और सेम वही लॉजिक जो हमने मैंशन की। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे एक चीज़ देखनी है जिसमें हमारे पास ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट्स सेम है। या अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों पोर्शन कोड ऑफ जो पोर्शन लिखा हुआ है ये दोनों की लॉजिक सेम है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे पीएफ टोटल वाली मेमोरी है और यहाँ पे आपके पास डीएस टोटल वाली मेमोरी है। इसी तरह जो हमने ऑब्टेन्ड मार्क्स लिए ये दो आपके पास लॉजिक सेम है और यहाँ पे बस डिफरेंस है कि पीएफ ऑब्टेन्ड और पीएफ टोटल का जिक्र हो रहा है, यहाँ पे डीएस ऑब्टेन्ड और डीएस टोटल का जिक्र हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास अगर कोड ऐसा कोड आ जाए जिसकी लॉजिक भी सेम आ रही हो तो हम उस कोड को कोशिश करते हैं फंक्शन में लिख दें और उस लॉजिक को रीयूज करें, बजाय इसके कि ये लॉजिक बार बार मैं लिखता जाऊं, ये लॉजिक बार बार लिखूं मैं। देखें ये दो लॉजिक हमने बार बार रिपीट किए, बस सिंपल मेमोरीज का फर्क है। तो लॉजिक अगर सेम आती है तो हम लॉजिक को भी रीयूज करते हैं किसी फंक्शन में लिख के। तो हम कहते हैं कि हम ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट्स को हम देखेंगे, पर इसके लिए हम एक फंक्शन लिख देते हैं और जिस फंक्शन को मैंने कहा वॉइड टोटल मार्क्स। अगर आप इस फंक्शन को एनालाइज करें तो यहाँ एक वेरिएबल बन रहा है टोटल, सीन टोटल, उसमें इनपुट ली जा रही है टोटल इज लेस देन 30। इस स्टेटमेंट में और स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है। टोटल इज ग्रेटर देन 100, कोई फर्क नहीं है। री एंटर टोटल, यानी ये जब ये मार्क्स ले गए, यानी इस पर्टिकुलर लॉजिक को हमने उठा के एक फंक्शन में डाल दिया और उस फंक्शन को हमने क्या कहा, उसकी रिटर्न टाइप वॉइड है और टोटल मार्क्स उसका नाम है। अगर मैं ये फंक्शन यूज कर रहा हूं तो मुझे फिर इसका मतलब है ये कोड लिखने की जरूरत नहीं है। इन कोड को मैं क्या कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। यहाँ से सिंपल एंटर पीएफ टोटल मार्क्स और मैं लिखता हूँ पीएफ टोटल इक्वल्स टू टोटल मार्क्स जो इस वेरिएबल में आएंगे। पर अगर आप अभी तक देखें इसको तो क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है? ये स्टेटमेंट मेरे पास दुरुस्त नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा और हम पढ़ चुके हैं ये अगर फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो वो किसी को वेरिएबल को असाइन नहीं हो सकता। इन अदर वर्ड मैंने ये वाली वैल्यू असाइन करनी है किसको, इस पर्टिकुलर मेमोरी को।
तो इस पर्टिकुलर मेमोरी को मुझे ये वैल्यू असाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से वैल्यू रिटर्न करवानी पड़ेगी। और ऑब्वियस बात है जो वैल्यू रिटर्न होगी वो कहाँ जाएगी, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है। रिटर्न करने के लिए मुझे अपने इस प्रोग्राम में कुछ स्टेटमेंट्स को चेंज करना है, कुछ इस तरीके से कि मुझे इस रिटर्न टाइप को इंट करना है। अगर इंट हो गया तो अब फंक्शन के लिए कंपलसरी है वैल्यू रिटर्न करना। यहाँ पे मैंने रिटर्न टोटल लिख दिया। अब जो भी इस टोटल की वैल्यू होगी वो रिटर्न होकर कहाँ मूव करेगी, इस पर्टिकुलर जगह पे। अब ये स्टेटमेंट मैं कह रहा हूँ ठीक है। इसी तरीके से मैं लिखता हूँ ds टोटल इज इक्वल टू टोटल मार्क्स। आप देखें क्या हुआ, हमने एंटर pf टोटल मार्क्स की स्टेटमेंट लिखी, सिंपल फंक्शन कॉल किया, जो भी वो फंक्शन वैल्यू देगा वो इसको असाइन हो जाएगी। इसी तरह जो भी वो फंक्शन वैल्यू देगा इसको असाइन हो जाएगी। बजाय इसके कि मैं ये कोड 2 दफ़ा लिखूं, एक दफ़ा pf टोटल के लिए लिखूं और दूसरी दफ़ा ds टोटल के लिए लिखूं, अब हमने एक कोड डिफाइन कर लिया, लॉजिक अपनी एक जगह पे लिख ली और उसको रीयूज कर रहे हैं हम उस लॉजिक को। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जब ये स्टेटमेंट रन होगी तो आपके पास मेन के अंदर 2 वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, एक pf टोटल के नाम से और दूसरा ds टोटल के नाम से। इसी तरह जब ये स्टेटमेंट रन होगी तो आपके पास pf ऑब्टेन और ds ऑब्टेन के नाम से 2 मेमोरीज क्रिएट होंगी, सी इन pf टोटल मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास फंक्शन कॉल हो रहा है, इसका मतलब है सबसे पहले फंक्शन की तरफ मैं डायरेक्ट करूंगा। जो ही फंक्शन कॉल हुआ मुझे एक मेमोरी मिली टोटल मार्क्स फंक्शन के लिए, टोटल वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। लेट से मैंने यहाँ 20 एंटर कर दिया। अब 20 जो मार्क्स थे मेरे ये वैलिड नहीं थे, यानी ये मार्क्स अभी वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं है तो अब चेक करते हैं, 20 इज लेस देन 30, 20 इज लेस देन 30 तो आपके पास कंडीशन ट्रू हो गई। और के केस में एक भी चीज़ ट्रू हो जाए तो बॉडी में एंटर होगा, तो वैल्यू एंटर की। लेट से मैंने वैल्यू दे दी 40। अब ये जो मेरे पास वैल्यू जो मैंने दी है ये मेरे पास वैल्यू दुरुस्त वैल्यू है। अब देखें 80 इज लेस देन 30 फॉल्स, 80 इज ग्रेटर देन 100 फॉल्स। तो फॉल्स हुआ, इसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स हैं, तो लूप से बाहर आ जाओ। अब रिटर्न क्या करेगा, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ टोटल, टोटल की वैल्यू क्या है 80। तो एक्चुअल में क्या वैल्यू रिटर्न हो रही होगी 80। कहाँ पे रिटर्न होगी, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, यानी ये वैल्यू यहाँ पे आएगी। इनफैक्ट ये यानी इस फंक्शन ने जो वैल्यू भेजी होगी वो क्या भेजी होगी 80 यहाँ पे। और ये किसको असाइन हो रहा होगा pf टोटल को, तो pf टोटल में क्या वैल्यू आ चुकी है 80 वैल्यू आ चुकी है। तो नेक्स्ट लाइन जाएगी ds टोटल के लिए दोबारा से ये अब फंक्शन कॉल हो रहा है। तो जब दोबारा फंक्शन कॉल होगा तो दोबारा फंक्शन को मेमोरी मिलेगी। लेट से मैं कहता हूँ मैंने वैल्यू दी 50। अब यहाँ पे देखें मैप करेगा कि क्या 50 वैलिड वैल्यू थी, जी बिल्कुल। 50 इज लेस देन 30 ये स्टेटमेंट फॉल्स रिजल्ट जनरेट करेगी। 50 इज ग्रेटर देन 100 ये स्टेटमेंट भी क्या रिजल्ट जनरेट करेगी, फॉल्स। तो फॉल्स के केस में लूप से बाहर रिटर्न टोटल, टोटल से मुराद क्या रिटर्न, एक्चुअल में क्या रिटर्न होगा 50। कहाँ पे रिटर्न होगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ यहाँ पे वापस आया और यहाँ पे वैल्यू क्या लेकर आया होगा 50, और ये मेरे पास इस वेरिएबल में स्टोर हो गई। अब आपने देखा कि मैंने लॉजिक एक जगह पे लिख ली, बस उसको यूज़ किया, बजाय इसके कि मैं कोड बार बार लिखूं, मैं उस लॉजिक को यूज़ कर रहा हूँ। अब अगर मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ ऑब्टेन्ड मार्क्स के लिए, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स के लिए क्या होना चाहिए, मैं अगर फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ तो उस फंक्शन को ये पता होना चाहिए कि मैंने चेक किस पे लगाना है, टोटल मार्क्स पे। अब टोटल मार्क्स मेरे पास मैं कहूँ फिक्स कर दूँ 80, तो ये भी गलत है क्योंकि मैंने फंक्शन जेनेरिक बनाना है जो कि ds टोटल मार्क्स को भी हैंडल करे। तो मैं फंक्शन ऐसा डिफाइन करूंगा जो कि पैरामीटर रिसीव कर रहा होगा, जिसको मैं एक दफ़ा ये वैल्यू पास करूंगा टोटल में और दूसरी दफ़ा मैं ये वाली वैल्यू एज अ टोटल पास करूंगा। तो हम उस फंक्शन को देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन क्या होगा, कुछ इस तरीके से। वो वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि ऑब्टेन्ड मार्क्स की होगी। पैरामीटर कौन सा लेगा, जो कि टोटल मार्क्स, जो कि यहाँ पे आपके पास डिफाइन हो रहा है। एक दफ़ा मैं pf टोटल पास करूंगा और उसको दूसरी दफ़ा ds टोटल पास करूंगा। इसकी लॉजिक हमने कुछ यूँ लिखी। अब मैं इस फंक्शन को जब कॉल कर रहा हूँ, यानी यहाँ तक तो हमने देख लिया था टोटल मार्क्स तक 80 और 50 तक। अब जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया pf ऑब्टेन्ड मार्क्स, फंक्शन कॉल हो रहा है, क्या वैल्यू पड़ी हुई है 80। तो एक्चुअल में ये वैल्यू क्या पास कर रहा होगा, ये वैल्यू भेजेगा यहाँ से 80 वैल्यू मिलेगी इस फंक्शन को। इस फंक्शन के लिए अपनी एक मेमोरी क्रिएट होगी और 80 वैल्यू किसको मिल रही है, एक्चुअली इस इंट टोटल, यानी ये टोटल आपके पास वेरिएबल बनेगा। तो ये टोटल का जो वेरिएबल क्या बनेगा, इसको क्या वैल्यू असाइन होगी 80। अब इसके अंदर टोटल वेरिएबल बना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरे पास, अब आपने चेक लगाना है कि ये मार्क्स इससे कम होने चाहिए। यानी इसको मैंने क्या, अब यहाँ पे आपको एडवांटेज नजर आ रहा होगा पैरामीटर पास करने का। इसको मैंने क्या प्रोवाइड कर दिया, पैरामीटर दे दिया। अच्छा भाई ये मेरा पैरामीटर है, इससे कम आपने डिसाइड करने हैं। अब इनपुट आ गई, इनपुट लेने के बाद लेट से मैं कहता हूँ 90 इज लेस देन 0, ये बात तो फॉल्स हो गई। 90 इज ग्रेटर देन टोटल, बिल्कुल टोटल से ग्रेटर है। तो दोबारा से हम एंटर करेंगे मार्क्स। तो लेट से मैंने एंटर किया 60 इज लेस देन 0, ठीक है। 60 इज ग्रेटर देन टोटल,
ठीक है, फॉल्स, रिटर्न ऑब्टेन। और रिटर्न ऑब्टेन कहाँ पे रिटर्न होगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, और यहाँ पे आपके पास सारी की सारी वैल्यू रिटर्न हो गई 60। अब 60 किसको असाइन हुआ, पी एफ ऑब्टेन को। तो अब अगर ये सेकंड टाइम फंक्शन कॉल होगा, अब आपने देखा था फर्स्ट टाइम इस फंक्शन ने किस चीज़ के ऊपर चेक लगाया, 80 के ऊपर। अब सेकंड टाइम जब ये फंक्शन कॉल होगा तो वो ds ऑब्टेन मार्क्स, यानी यहाँ से अब ds टोटल कौन से पास हो रहे होंगे, 50 पास हो रहा होगा। मेरे पास फंक्शन को दोबारा से मेमोरी मिलेगी, टोटल की वैल्यू क्या हो गई अब 50। पहली दफ़ा टोटल 80 था, ये एडवांटेज देखें इसका कि पहली दफ़ा क्या था 80 था, अब क्या हो गया 50 हो गया। अब ये लॉजिक चलेगी किस वेरिएबल पे चलेगी, 50 के लिए। लेट्स से मैंने 30 एंटर किया, ये फॉल्स हो गई कंडीशन, रिटर्न करेगा, और वैल्यू कहाँ पे रिटर्न हुई, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। तो ये मेरे पास ये फंक्शन दो डिफाइन कर लिए मैंने, एक ऑब्टेन मार्क्स के लिए, और ये मेरे पास कंप्लीट कोड है इसका। तो लेक्चर नंबर 26 में एक्चुअली हमने क्या डिस्कस किया, रिटर्न टाइप, रिटर्न के कीवर्ड को डिस्कस किया था कि रिटर्न का स्टेटमेंट कीवर्ड जब भी आ जाए तो फंक्शन वहीं से एग्जीक्यूशन स्टॉप करके रिटर्न कर जाता है कहाँ पे, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। फिर हमने डिस्कस किया था फंक्शन हैविंग रिटर्न टाइप अदर देन वॉइड, यानी जिसके इंटीजर, फ्लोट वगैरह अगर कोई रिटर्न टाइप हो। फिर हमने पैरामीटराइज फंक्शन देखे वॉइड के साथ भी और विदाउट वॉइड रिटर्न टाइप के साथ भी। और फाइनली हमने प्रोग्राम डिस्कस किया जिसमें हमने फंक्शंस विद पैरामीटर्स और इन रिटर्न टाइप का एक यूज़ देखा। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो हम एक क्वेश्चन आंसर्स का सेशन अरेंज करेंगे जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, और उस क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशन में आपने ये वीडियोस जितनी भी आपने व्यू की होंगी क्लिप नंबर 5 तक, उन सब में से सवाल आप पूछ सकते हैं।